Hello guys, welcome back to the channel Concept of Laws. I'm Advocate Amreen Khan. Today we start a topic of Indian Evidence Act Dying Declaration. Subsection 1 of Section 32 of Indian Evidence Act डिफाइन करता है डाइंग डिक्लेरेशन को। इसमें ये कहा गया है अगर किसी पर्सन द्वारा कोई स्टेटमेंट दी गई है जो कि उसकी डेथ कॉज करती है जिसकी वजह से कि उसकी डेथ हुई है, या फिर कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस की ट्रांजैक्शन जिसका रिज़ल्ट उसकी डेथ होता है, जिसके रिज़ल्ट में वो पर्सन अपनी लाइफ को खो देता है, लूज़ हिज लाइफ। और किसी केस में जब उस पर्सन की जो डेथ है वो क्वेश्चन में हो, तो इस सेक्शन का सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन जैसे कि वो मरने के उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और वो उस टाइम पर कोई स्टेटमेंट देता है कि मैं इस वजह मतलब वो कुछ स्टेटमेंट देता है जिसको हम कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन, जो कि मरते वक्त वो स्टेटमेंट देता है। कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जैसे कि कोई जो सर्कमस्टेंसेस को वो स्टेट कर रहा है, बयान दे रहा है कि इस वजह से मेरी डेथ हो सकती है या इस वजह से मैं जो है वो इस ग्रीवियस हर्ट में है। कि अगर जैसे किसी केस में कि किसी मर्डर केस में ऐसा होता है कि वो पर्सन की जो डेथ हुई है उसका क्या कॉज था, उसकी जो डेथ है वो क्वेश्चन है एक कि इसका क्या कॉज था। अगर जैसे ही कोई सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि कोई पर्सन है वो ब्रूटली बर्न है, वो बहुत ही जला हुआ है और वो अचानक से उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है डॉक्टर के सामने में। लास्ट टाइम अपने मरने से कुछ ही पल पहले वो जो स्टेटमेंट देता है कि किस वजह से ऐसा हुआ, तो उसको कहा जाएगा कि डाइंग डिक्लेरेशन। पर्सन जो विक्टिम है जिसकी की डेथ कॉज हुई है, किस वजह से हुई है, वो जो भी अपना स्टेटमेंट देता है तो वो इस केस में रेलिवेंट माना जाता है। डिकीज्ड पर्सन के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दी गई है उसको एज एविडेंस माना जाएगा और वो एडमिसिबल होगी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसके पीछे का रीज़न एक लैटिन मैक्सिम को फॉलो करता है जो कि है नेमो मैरिचुरस प्रीजुमंचर मेंटरी, जिसका मतलब होता है मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद लाइंग ऑन हिज माउथ। मतलब कि कोई भी इंसान मरते वक्त झूठ नहीं बोलेगा और उसके मरते वक्त उसके मुंह पर कोई ना कोई सच्चाई होती है, तो इसीलिए डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल होती है और इसको एज एविडेंस कंसीडर किया जाता है और साथ ही इसको यूज़ किया जाता है एज अ वेपन टू पनिश द कल्प्रिट। नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन की कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होती है, ये ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, जेस्चर्स या साइन या फिर थंब इम्प्रेशन, इनकम्प्लीट या फिर क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में हो सकती है। जो पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन को प्रोड्यूस करता है कोर्ट में उसको काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए कि मतलब अगर कोई रिटन स्टेटमेंट है तो एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे होने चाहिए जैसा कि उसने स्टेट किया है। स्टेटमेंट्स में जो स्टेट किया है, जो दिया है स्टेटमेंट, ये नहीं होना चाहिए कि अपने तरफ से बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया या फिर कुछ कम ज़्यादा ऐसा कर दिया। एकदम एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे होने चाहिए जैसे कि उसने कहा है। जब एक मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है डाइंग डिक्लेरेशन तो ये एक क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में होना चाहिए जिससे कि मैजिस्ट्रेट ऑप्ट करे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन राइटली। ऐसे कई केसेस होते हैं जिसमें कि डाइंग डिक्लेरेशन ही एक सोर्स है, एक रास्ता है जिससे कि हेल्प मिलती है एक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्ट करने के लिए। नाउ वी डिस्कस गेस्चर्स एंड साइंस। इसमें एक केस था क्वीन एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला। इसमें जो पर्सन था उस पर मर्डर के ऑफेंस का चार्ज लगा था कि उसने एक दुलारी नाम की लड़की को रेज़र से गला काटकर उसकी हत्या कर दी है। दुलारी अ प्रोस्टिट्यूट जिसका कि रेज़र से गला कटा हुआ था। इस केस में ये बताया गया है कि एक दिन सुबह में दुलारी जिसके थ्रोट पर कट लगा हुआ था वो पुलिस स्टेशन गई और फिर वहां से उसको डिस्पेंसरी ले जाया गया। जब उसकी माँ उसको पुलिस स्टेशन ले गई तब वो उससे कुछ
कुछ क्वेश्चन पूछे इन अ प्रेजेंस ऑफ अ सब इंस्पेक्टर ने अगेन उससे क्वेश्चन पूछा। मैजिस्ट्रेट एंड सर्जन के द्वारा भी उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। वो अपनी इंजरी की वजह से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन वो इशारा करके कुछ बताना चाह रही थी। मैजिस्ट्रेट ने पूछा कि ये सब किसने किया, उसको किसने इंजर किया। पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैजिस्ट्रेट ने कुछ नाम उसको बताए। वन बाय वन उन्होंने नाम मेंशन किए और पूछा कि किसने उसको ऐसे इंजर किया। तब दुलारी अपने हाथ के इशारे से अपना हाथ हिलाकर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड नेगेटिव और अफर्मेटिव साइन दे रही थी। जब मैजिस्ट्रेट ने अब्दुल्ला का नाम लिया, तब दुलारी ने अफर्मेटिव साइन दिया। मैजिस्ट्रेट ने तब दुलारी की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया। उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछा गया कि उसको किस चीज़ से उसको गले पर ये कट लगाया गया, क्या उसको तलवार से या फिर नाइफ से उस पर हमला किया गया। इसके रिगार्ड दुलारी ने नेगेटिव साइन दिया। फिर पूछा गया क्या रेजर से ये सब किया गया, तो उसने अफर्मेटिव साइन दिया। तो इस तरह से मैजिस्ट्रेट ने डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड की दुलारी की और इसको एविडेंस माना गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ये साइन एंड गेस्चर डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है। नाउ वी डिस्कस ओरल एंड रिटन डाइंग डिक्लेरेशन। जब पर्सन मर्डरर का नाम बता देता है, पर जो पर्सन्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और उस टाइम पे वो जो विक्टिम होता है मर्डरर का नाम बताता है, तो इस चीज़ को लिख लिया जाता है। तो ये चीज़ क्या हो गई, रेलिवेंट हो गई डाइंग डिक्लेरेशन के। और फिर वही नाम जो लोग बताते हैं मर्डरर का, कि जैसे कि मरते वक्त उस व्यक्ति ने जो भी जिसका नाम लिया कि उसने मुझे मारा है, उसने मुझ पर अटैक किया है, तो वहाँ पर जो लोग प्रेजेंट होते हैं, जो मौजूद होते हैं वहाँ पर, उन लोगों ने जब वो नाम सुना और वो बताया, तो वो भी एक ओरल डाइंग डिक्लेरेशन हो गई। ओरल डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्शन है जनरल रूल ऑफ एविडेंस का, जो कि ये कहता है कि हेयर बाय एविडेंस इज नॉट एविडेंस इन द आई ऑफ लॉ। मतलब सुनी हुई बात अगर कोई कहता है तो उसको एविडेंस नहीं माना जाएगा। उस जनरल रूल का ये एक्सेप्शन है। ओरल डाइंग डिक्लेरेशन भी एडमिसिबल होती है। अगर ओरल डाइंग डिक्लेरेशन वो पर्सन अपनी वाइफ के सामने या फिर अपने फादर इन लॉ या फिर कोई भी नियर बाय रिलेटिव के सामने देता है, तो वो कॉन्शियस होकर देता है। एक केस था अमर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें कि डिकीज्ड पर्सन की जो माँ होती है और उसका जो भाई होता है, वो एविडेंस देते हैं। वो ये बताते हैं कि जो डिकीज्ड पर्सन है उसने एक स्टेटमेंट दिया था, जो कि उसके सुसाइड करने के पहले प्रीवियस मंथ में उसने ये स्टेटमेंट दिया था। डिकीज्ड पर्सन ने बताया था कि उसका जो हस्बैंड है, जो एपिलेंट है, जो कि उसका हस्बैंड था, तो वो उसको टॉन्ट मारता था कि वो भूखे घर से आई है। और जो वो डिकीज्ड का पर्सन था, जो कि एपिलेंट है, वो खुद उसके घर में गया था, डिकीज्ड के घर पे गया था 10,000 रुपये मांगने। तो इसको डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। तो इस केस में जो एप्लेंट था उसको दोषी माना गया अंडर सेक्शन 304B एंड 498A ऑफ IPC, कि मतलब उसने सुसाइड के लिए उसको मजबूर कर दिया, उसके वजह से, अपने हस्बैंड के वजह से वो जो डिकीज थी उसने सुसाइड कमिट किया। नाउ वी डिस्कस इनकम्प्लीट डाइंग डिक्लेरेशन। कोई पर्सन अगर डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है और वो इनकम्प्लीट होती है, तो उसको एज एविडेंस नहीं माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई पर्सन है, उसको काफ़ी ग्रेवियस हर्ट पहुंचाया गया है, तो उसको इतना इंजर उसको किया गया है कि वो नहीं ठीक से बोल पा रहा है, और वो जैसे ही अपना स्टेटमेंट डॉक्टर को या फिर पुलिस को किसी को देता है, तो वो उसका जो स्टेटमेंट है इनकम्प्लीट रह जाता है। कैसे कि वो अचानक से कोमा में चला जाता है और फिर से रिकवर नहीं हो पाता है। तो जैसा कि वो बताना चाह रहा था, वो ठीक से बता नहीं पाया और वो उससे पहले ही कोमा में चला गया।
तो क्या होगा कि ये जो स्टेटमेंट होगी जो कि इनकम्प्लीट है, तो ये एडमिसिबल नहीं होगी कोर्ट में। नेक्स्ट वी डिस्कस क्वेश्चन आंसर फॉर्म। देखिए यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में स्टेटमेंट लिया जाता है और स्टेटमेंट जो है आंसर के फॉर्म में देता है वो डिकीज्ड पर्सन। कैसे कि जैसे अगर उसको इतना ग्रेवियस हर्ट हुआ है कि वो उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि डिटेल स्टोरी बताए कि एग्जैक्ट क्या हुआ था, क्राइम सीन क्या था, तो वो उससे क्वेश्चंस कुछ रीजनेबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको कि वो आंसर करता है। डिटेल में डाइंग डिक्लेरेशन कब होता है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले उसकी डेथ हुई है और इसी क्राइम सीन से रिलेटेड उसने कुछ स्टेटमेंट दी थी पिछले कुछ महीने में, इससे पहले के कुछ जो महीने थे तब उसने इस बारे में कुछ बताया था। तो वो जो स्टेटमेंट थी वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में नहीं हो सकती। उसने कुछ स्टोरी बताई थी, कुछ डिटेल में बताया था। और जो ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म है, इसमें क्या होता है कि सिर्फ रीजनेबल क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने मारा और किस चीज़ से मारा, ऐसा कैसा हुआ, मतलब ये जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता है विक्टिम के पास कि वो डिटेल स्टोरी सुना सके। इतना उसको ग्रीवियस हर्ट जो होता है उस वजह से वो अनेबल होता है ठीक से स्टोरी डिटेल में बताने के लिए। तो ये थे डाइंग डिक्लेरेशन के कुछ जो टाइप्स थे। अब जैसे कि डाइंग डिक्लेरेशन होती है उसमें क्या होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट होती है विक्टिम की वो उस टाइम पर वो फिट होना चाहिए, उसका स्टेट ऑफ माइंड जो है फिट होना चाहिए और कॉन्शियस होना चाहिए वो उस स्टेटमेंट को लेकर। अगर कोर्ट को ज़रा भी डाउट है होता है कि वो मेंटली फिट नहीं है, उस टाइम पर मेंटली फिट नहीं था या फिर साउंडनेस ऑफ माइंड जो है उस चीज़ को लेकर कुछ डाउट होता है, तो इसलिए एग्ज़ामिन किया जाता है उसकी फ़िटनेस को। जो पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन देता है उसकी फ़िटनेस को एग्ज़ामिन किया जाता है। मेंटली फिट नहीं होगा तो क्या होगा कि जो स्टेटमेंट है उसका जो बेस है वो अनसेफ और अनफेयर हो जाएगा। डाइंग डिक्लेरेशन कौन रिकॉर्ड कर सकता है? एनी पर्सन, कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन अगर वो डॉक्टर, पुलिस या फिर मैजिस्ट्रेट हो तो उसकी जो रिकॉर्ड की डाइंग डिक्लेरेशन की जो रिकॉर्ड होता है उसकी काफ़ी वेट होता है उसका, उसको एक अच्छा एविडेंस माना जाता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ डॉक्टर, पुलिस और मैजिस्ट्रेट। कोर्ट उसकी स्टेटमेंट को, रिकॉर्ड को रिजेक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसको शो करना होगा कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो एकदम फिट स्टेट ऑफ माइंड में दी गई है और कॉन्शियस वे में दी गई है, तो ये एडमिसिबल मानी जाएगी। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।